So before we start the video, I would request all those people who are here for the first time to subscribe to Quantai Note and be updated with new questions. And also don't forget to share this with your friends. So आज हम लोग प्रॉब्लम सॉल्व कर रहे हैं वो it is a follow-up question for majority element 1 which we have solved previously. It is majority element 2. So what this question asks? This question asks that we need to return the element that has a frequency greater than n by 3. अब n by 2 से जो ज़्यादा एलिमेंट हो सकता है वो एक ही बार हो सकता है एलिमेंट, एक ही एलिमेंट हो सकता है जो n by 2 से ज़्यादा टाइम हो, वो हम चेक कर चुके हैं वो एलिमेंट वोटिंग वाले। बट n by 3 से ज़्यादा जो है एलिमेंट वो एक से ज़्यादा हो सकता है। कितने हो सकते हैं ये हमें चेक करना पड़ेगा। सो लेट्स चेक। जैसे कि लेट्स से कि हमारे पास टोटल n जो है वो 9 है, ये 3 का मल्टीपल है इसलिए जस्ट एग्जांपल ले। तो n by 3 से बड़ा का मतलब है हमें वैल्यू 3 से बड़ी होनी चाहिए। अगर 3 से ज़्यादा बार आ रहा है वो नंबर तो वो n by 3 से ज़्यादा बार आ रहा है, इसका मतलब वो हमारा मेजॉरिटी एलिमेंट हो सकता है। सो क्या पॉसिबिलिटी बन सकती है? पॉसिबिलिटी ये बन सकती है कि जो दूसरा एलिमेंट है वो 8 टाइम है और अगला एक, ये मैं फ्रीक्वेंसीज लिख रहा हूँ नॉट द वैल्यूज, ये चलेगा। हो सकता है कि जो दूसरा एलिमेंट है तो इस केस में तीसरा एलिमेंट एग्जिस्ट नहीं करता। हो सकता है कि ये 7 है, ये 1 हो, ये 1 हो, है ना, ये 6 हो तो ये 2 हो, ये 1 हो। ऐसे करते करते एक पॉसिबिलिटी बन सकती है कि ये दोनों 4 हो जाए, टोटल 8 हो जाएगा, नेक्स्ट एलिमेंट 1 हो जाए। अब 4 हो जाए और 4 हो जाए, ये जो 4 है ये हमारे मेजॉरिटी एलिमेंट वाले कंडीशन को सेटिस्फाई करता है। बट ऐसे दो एलिमेंट है जो इस कंडीशन को सेटिस्फाई करता है, तो हमारा कौन सा मेजॉरिटी एलिमेंट है? इसमें दोनों ही मेजॉरिटी एलिमेंट है। लेट्स से एक बात और करते हैं, अगर तीनों 3 हो जाते हैं तो तीनों इक्वल आ रखे हैं, लेकिन कोई भी n by 3 से बड़ा नहीं है। सो इन दिस केस देयर इज नो आंसर बिकॉज मेजॉरिटी एलिमेंट इज स्ट्रिक्टली ग्रेटर देन n by 3. It is not greater than equal to, it is strictly greater than n by 3. So yes, there can be more than one element जो majority हो सकता है, but can there be more than two elements? No. तो ये मैं कैसे बता रहा हूँ, तो लेट्स अज्यूम करते हैं कि हमारे पास n 9 ही है और लेट्स अज्यूम कि हमारे पास a है, b है, c है, ये तीन नंबर है। इन तीनों की जो फ्रीक्वेंसीज है वो ऐसी हैं कि वो मेजॉरिटी एलिमेंट को सेटिस्फाई करें। मेजॉरिटी एलिमेंट की कंडीशन क्या है? n by 3। ये a की है, ये b की है और ये c की है। अगर ये तीनों n by 3 होते तो कोई भी मेजॉरिटी एलिमेंट नहीं होता। हेंस इसको n by 3 से बड़ा होना पड़ेगा, इसको n by 3 से बड़ा होना होगा, इसको इससे बड़ा। अगर, और हमें इतना पता है कि इन तीनों की फ्रीक्वेंसीज प्लस करके n के इक्वल होनी चाहिए। तो कहने का ये है कि अगर यहाँ पर n by 3 से बड़ी वैल्यू और यहाँ पर n by 3 से बड़ी वैल्यू, सो जो नेक्स्ट एलिमेंट है वो लेस देन n by 3 होनी चाहिए, तभी जाकर ओवरऑल प्लस करके n हो पाएगा। क्योंकि इफ यू कीप ऑन इंक्रीजिंग फ्रीक्वेंसीज ऑफ द एलिमेंट्स then you need to decrease the frequency of other element in order to keep our total number of frequencies constant, that is n. So हमें इस अगर n को constant रखना है तो हमें इसको और इसको अगर हम बढ़ाते हैं so we will need कि ये कम रहे। so there is not a मतलब mathematical possibility that there can be a third majority element in this case n by 3 as I talked about. We don't know why n by 4 or n by 5 it will happen, but yes, n by 3 there can be at most two elements. At most, I am asking. There can be this configuration also. There will be one only majority element, but at most we can say that we can have two majority element. So इसका ब्रूट फोर्स तो वही है जो हमने मेजॉरिटी एलिमेंट 1 में किया था।
हम एक फॉर लूप चलाएंगे, हम एक और फॉर लूप चलाएंगे, और उसके अंदर हम लोग इसमें दो फ्रीक्वेंसीज, मतलब हम लोग जितने भी एलिमेंट होंगे उन सबको सारे लास्ट तक काउंट करेंगे। उसमें कहता है कि एलिमेंट मेजॉरिटी एलिमेंट वन में कि हमें जैसी एक एलिमेंट की फ्रीक्वेंसी मिल गई थी जो कि n/3 से बड़ी थी, हम उसी टाइम रिटर्न कर देते थे आंसर। बट इस बार हम क्या करेंगे, इस बार हम उसको स्टोर करेंगे और चेक करेंगे कि क्या फर्दर एक और नंबर हो सकता है जो n/3 से ज़्यादा आ रहा हो। There can be a future majority element or future possibility of having a majority element in the next part of the array which we have not discovered at that time. So yes, so this will be the brute force. The more better approach can be the hash map, which we have discussed also in the majority element one. Hash map problem, we will again store integer and pointing towards its frequency. We will take every element and put it in our data structure, and at last we will count that how many there are numbers that have frequency greater than n/3, and of course there can be at most two values, so we will store corresponding integer to those frequencies as our answer. But yes, it will be of O of n time complexity and O of n space complexity because we are using a data structure. तो हमने प्रीवियस प्रॉब्लम में इसका ऑप्टिमल सॉल्यूशन पढ़ा था, बोयर मूरे वोटिंग एल्गोरिथम। इसमें भी हम वही करेंगे, बट इंस्टेड ऑफ हैविंग वन कैंडिडेट ओनली वी विल हैव टू कैंडिडेट। मतलब इट मीन्स दैट कि हम लोग बार बार कैंडिडेट जो है वहाँ पर हम लोग ये चेक कर रहे थे कि हमारा एक ही कैंडिडेट होगा, तो लास्ट तक हमारे आते आते तक जो कैंडिडेट वन बच गया था वही आंसर था। But there can be a candidate 2 also in the answer. So what we will do, we will have two variables, candidate 1 and candidate 2. First value which we encounter will be the candidate 1 value. There will be a separate count variable for candidate 1 and there will be a separated count variable for candidate 2. Now if we go to next element and it is not equal to candidate 1, so we will put it as candidate 2, because there can be only two elements, candidate 1 or candidate 2 or nothing else. So or the other element which we are not focusing on. And if we go to third element, if it is equal to candidate 1, we increase the count of candidate 1. If it is equal to candidate 2, we increase the count of candidate 2. But what if it is not equal to neither of them? That is a very crucial case, because let's say we have 1 2 and 3. yes, this is the, so ये हमारा कैंडिडेट 1 हो जाएगा। हम नेक्स्ट एलिमेंट पे गए, वो कैंडिडेट 1 के इक्वल नहीं है तो हमने उसको कैंडिडेट 2 के इक्वल कर दिया। अभी दोनों का काउंट 1 1। नेक्स्ट जब हम लोग 3 पे जाएंगे तो हमने देखा ना ये कैंडिडेट 1 के इक्वल है, ना ये कैंडिडेट 2 के इक्वल है। सो वी विल पुट दिस आंसर कैंडिडेट 3, not candidate 3, we will decrease the count of the previous two candidate, because because this 3 destroyed the possibility of having a majority element for 1 or 2. और इस एरे में हम देख भी सकते हैं कि देयर इज नो मेजॉरिटी एलिमेंट। अगर हम 1 को मेजॉरिटी एलिमेंट कहते हैं, 2 को मेजॉरिटी एलिमेंट कहते हैं, तो इसका काउंट हो जाएगा 1, इसका काउंट हो जाएगा 1, यहाँ पे आते ही दोनों के काउंट हो जाएंगे 0। तो एट लास्ट अगर काउंट इज नॉट ग्रेटर देन n/3, जो कि 0 है, जो कि कभी भी n/3 से बड़ा नहीं हो सकता है अनलेस n 0 हो, जो कि होगा नहीं, तो काउंट 0 है तो ये कभी भी n/3 से बड़ा नहीं है, तो ये मेजॉरिटी एलिमेंट नहीं है कभी भी। सो यस, सो दिस विल बी नॉट द केस which we will find in our test cases, but yes, it is worth looking example. So yes, so let's take example, something like which we can count at how this process whole will work. Okay, so let's just take this example which I have taken, 1 2 3 1 2 1 2 1. Okay, so this is the example that I am talking about. अब क्या होगा कि हमने कैंडिडेट 1 को हमने पुट कर दिया, जो हमने फर्स्ट एलिमेंट देखा 1, इसके हिसाब से जो काउंट 1 है वो हो गया 1, ठीक है।
नेक्स्ट एलिमेंट पे जब मैं गया, मैं यहाँ पे था अभी, अब मैं यहाँ पर आ गया, नेक्स्ट एलिमेंट पे गया, वो कैंडिडेट 1 के इक्वल नहीं है। मैंने कैंडिडेट 2 को चेक किया, कैंडिडेट 2 अभी तक डिसाइड नहीं हुआ था, तो मैंने कैंडिडेट 2 की वैल्यू 2 पुट कर दी और काउंट 2 की वैल्यू को इंक्रीज करके 1 कर दिया। इनिशियली काउंट 1 और काउंट 2 दोनों जीरो, कैंडिडेट 1 हो गया मेरा 1, कैंडिडेट 2 हो गया 2। अब हम नेक्स्ट एलिमेंट पे गए 3 पे, क्या ये कैंडिडेट 1 या कैंडिडेट 2 के इक्वल है? कैंडिडेट 1 के इक्वल नहीं है, उसके काउंट को हमने डिक्रीज कर दिया। कैंडिडेट 2 के इक्वल नहीं है, उसके काउंट को हमने डिक्रीज कर दिया। एंड एज सून एज any candidate have a count become zero, have their count become zero, that number loses its candidacy। जो कैंडिडेट का होने का उसका जो कहने का मतलब है, वो कैंडिडेट होना, वो मतलब एक्चुअली में वो नहीं कहला सकता कैंडिडेट। सो कैंडिडेट 1 विल बी इरेज्ड, कैंडिडेट 2 विल आल्सो बी इरेज्ड। और अब जब हम लोग नेक्स्ट एलिमेंट पे जाएंगे 1 पे, इसके लिए मैं यहाँ पे जीरो एक बार डाले, जीरो कर देता हूँ। अब हम नेक्स्ट एलिमेंट पे गए 1 पे, तो जो 1 है, अब यहाँ से एकदम स्टार्ट है फ्रेश वापस से, तो कैंडिडेट 1 को हमने 1 पुट कर दिया। नेक्स्ट हम गए 2 पे, फिर से फ्रेश स्टार्ट है, तो इसके काउंट को 1 कर दिया और कैंडिडेट 2 को 2 कर दिया, कैंडिडेट इसको भी प्लस 1। नेक्स्ट हम 1 पे गए, कैंडिडेट 1 के इक्वल है, हाँ है, इंक्रीज किया। नेक्स्ट हम 2 पे गए, क्या कैंडिडेट है 2, हाँ है, तो उसका इंक्रीज किया। नेक्स्ट गए, हाँ है, इंक्रीज किया। नेक्स्ट गए, हाँ है, इंक्रीज किया। इट विल बी 3 और ठीक है। तो हमने इसको चेक कर लिया। अब ये काउंट 1 जो है ये 3 आ गया और काउंट 2 जो है यहाँ पे 3 आ गया। अब इसके हिसाब से कैंडिडेट 1 और कैंडिडेट 2 हमारे आंसर होने चाहिए, ठीक है। तो अब हमें क्या करना पड़ेगा, लेकिन ये जो काउंट होता है ये नहीं बता रहा कि कितने नंबर ऑफ टोटल ये है इसके अंदर, ये हमें ये बता रहे कितने मार्जिन से ये आगे बढ़ा है बस, है ना। सो वी हैव टॉक्ड अबाउट दिस इन द प्रीवियस वन। सो हमें एक सेकंड पास और करना पड़ेगा जस्ट टू वेरीफाई कि 1 जो है वो कितनी बार आ रहा है। हम लोग चेक करेंगे, वापस से इस एरे के अंदर जाएंगे और जब भी हमें 1 मिलेगा तो हम काउंट वन का एक और वेरिएबल बना लेंगे, डुप्लीकेट ऑफ काउंट 1 नाम से कोई एक फंक्शन बना लेंगे और वो उसका सम चेक करेंगे, या फिर हम काउंट 1 को ही मतलब हम काउंट 1 को वापस जीरो पुट करके हम काउंट 1 को यूज कर सकते हैं कि जब जब 1 दिखे हम काउंट 1 को बढ़ाते जाएंगे, और सेम अगर 2 दिखे तो हम काउंट 2 को बढ़ाते जाएंगे। और जैसे जैसे लास्ट तक हम चले जाएंगे, उसके बाद हम चेक करेंगे कि क्या काउंट 1 और काउंट 2 जो है वो n/3 से बड़े हैं। अगर दोनों n/3 से बड़े हैं, देन इट इज perfectly clear that these two candidates are really the answer. So we will just return them as the answer. Okay. So yes. So it will again have time complexity as O of n and space complexity as O of 1. So yes. This is the whole problem. Now we can go to the coding part. Okay, so अब हम इसका कोडिंग पार्ट कर सकते हैं। सो सबसे पहले तो हम साइज हमेशा डिफाइन करें। दिस माई फर्स्ट थिंग जो मैं हमेशा क्वेश्चन में करता हूँ। उसके बाद हमारे पास इस टाइम हमारे पास मेजॉरिटी एलिमेंट 1 पे हमारे पास कपल ऑफ वेरिएबल्स से, दिस टाइम इट विल बी 4 वेरिएबल्स। सो विल बी दिस can 1 is equal to 0, 2 is equal to 0, and for count 1 0, for count 2 again 0. Okay, so we will traverse in the array, and if our nums of I is equal to candidate 1, then we can just simply say that increase the count in 1 value. If, or you can say that else if nums of I is equal to candidate 2,
and we can say increase the candidate two variables. Okay. And now comes the part when we will change candidates. If count 1 is 0, so we will just put candidate 1 as nums of 1, and we will increase count 1 as 1, or we will put it as 1. Okay. And else if again else if, because there will be a case when it will not be equal to any of the candidates or count, then we will just count 2 is equal to 0, and if it is not equal to anyone, then we have lost both candidates count. So it will be the first pass. Okay. And after that we will put int count 1 again as 0, and why would we need to declare it again? We can just put them as 0 again, and then we will go for another pass. हम लोग एक और पास करेंगे, and in this pass हम चेक करेंगे कि if nums of I is equal to candidate 1, अगर candidate 1 के equal है, so we will just increase count 1 variable count, and we will check that else if nums of I is equal to candidate 2, so we will increase the candidate 2 counter. And at last, after this for loop, we will check if candidate 1, not candidate 1, count 1 is greater than n by 3, then we will also need a vector to store this answer. Yep. So if count 1 is greater than n by 3, we will just simply put this in the vector what candidate 1, because count 1 was greater than n by 3, and if count 2 is also greater than n by 3, we put answer dot push dash as candidate 2, and at last we can just return answer array. Yep. So it should work fine. Yes, it is. Now submit this. Is the volume here? Oh, there is a problem. I put that as 0. Should be 1. It will work fine. Yep. So this was the solution. This here we did this in two parts. The first for loop was this for loop, and the second for loop was this for loop. So we were not doing it in you can say in a nested for loop. We were doing it pass by pass. So yeah, so it overall time complexity will be O of 2 into n, or approximately O of n. So yeah.